Hello guys, I hope you all are doing well. I am Rusi, and in today's video I am going to tell you the most important things you should keep in your mind if you want to increase your group total by 10 to 15 marks. And yes, in this video I am going to cover all the subject of CA Intermediate Group 2, and for Group 1 I already uploaded the video which you can watch by tapping the I button or by visiting my channel. So let's begin. Okay, so let's start with first paper of Group 2. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सी दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड इन टर्म्स ऑफ पेपर राइटिंग दोनों काफी सिमिलर है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों सब्जेक्ट में एक मेन चीज जो याद रखनी वो कि अप्रोच इज मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनल आंसर। क्या मतलब सर? तो सी अप्रोच मतलब सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद उसका फाइनल आंसर एंड लास्ट में वर्क मतलब सर पूरा आंसर करने के बाद हमें वर्किंग नोट बनानी है? नहीं, वर्किंग नोट हमें कैलकुलेशन के साथ साथ ही लिखनी है, लेकिन उसको फाइनल आंसर के बाद सेपरेटली हमें शो करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पेज फर्स्ट पेज पे आप पूरा कैलकुलेशन करोगे एंड सेकंड पेज पे आप पूरी वर्किंग नोट बनाओगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते जाओ, उसके साथ साथ प्रॉपरली वर्किंग नोट बनाओ। सी नेवर स्किप दी वर्किंग नोट इवन फॉर स्मॉल कैलकुलेशन। ठीक है, प्रॉपरली वर्किंग नोट बनाओ, उसको नीट एंड क्लीन रखो, उसको प्रॉपरली नंबरिंग करो एंड उसको लिंक करो मेन आंसर के साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कि आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला सही है, बाई चांस कैलकुलेशन गलत हो गई, ठीक है, फिर भी आपको फॉर्मूला के मार्क्स मिलेंगे, भले आधा या 1 मार्क्स ही सही, लेकिन एक-एक मार्क्स की बहुत कीमत है, बहुत वैल्यू है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें लिखना है, वर्किंग नोट अच्छे से बनानी है, उसको मिस नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने रफ पेज में लास्ट में कहीं पे छोटा-मोटा कैलकुलेशन कर दिया और डायरेक्टली उसको फाइनल आंसर में लिख दिया। नहीं, मान लीजिए फाइनल आंसर गलत हो गया, फिर भी आपको फॉर्मूला के, आपकी जो स्टेप की है, आपके वर्किंग नोट के सभी चीज़ों के मार्क्स मिल सकते हैं एंड मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनल आंसर सही होगा तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, फॉलो करना हमेशा फॉर्मेट, जैसे कि कॉस्ट शीट हो गई, प्रोसेस अकाउंट हो गया। से फॉर एग्जांपल कॉस्ट शीट है तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, प्राइम कॉस्ट आता है, उसके बाद उसमें ओवरहेड्स वगैरह ऐड होते हैं, सेलिंग ओवरहेड सबसे लास्ट में ऐड होते हैं, उसके पहले सेलिंग ओवरहेड्स के पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होता है। क्या होगा अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता होगी, फॉर्मेट आपको अच्छे से याद नहीं होगा, आप सोचोगे कि क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे। मान लीजिए कि अगर कोई एमसीक्यू में ये चीजें आ गई तो आपको पूछ लिया, आपके लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दे दिए, प्राइम कॉस्ट पूछ लिया, तो ओवरहेड्स का कोई छोटा मोटा एडजस्टमेंट पूछ लिया, तो इन सारी चीजों के लिए प्रॉपरली फॉर्मेट को याद रखना, फॉर्मेट को फॉलो करना, और आंसर भी जब आप कोई बड़े क्वेश्चन में ये चीजें पूछिए तो प्रॉपरली फॉर्मेट में ही आंसर करना। ठीक है, See, most important thing for these two papers, see, read the question properly कि एक्चुअल में पूछा क्या है, सिर्फ कैलकुलेट करना है या फिर कंपेयर भी करना है या फिर एडवाइस देनी है, इंटरप्रेट करना है, रिकंसाइल करना है। सी आपका आपने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया, सारी वर्किंग प्रॉपरली की, कैलकुलेशन प्रॉपरली किया, फाइनल आंसर भी आपका सही है, लेकिन अगर उसमें पूछा है कि कंपेयर करो, इंटरप्रेट करो और उसके ऊपर 1, 2, 3 लाइन आपने नहीं लिखी कि आपका जो फाइनल आंसर आया उसका एक्चुअल में मतलब क्या है, तो आपके मार्क्स कटेंगे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, एनपीवी का क्वेश्चन आ गया, कॉस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर कोई भी एक्सवाइजेड क्वेश्चन आ गया, आपको आता है अच्छे से और आप सीधा करने बैठ गए, नहीं, उसको प्रॉपरली पढ़ो कि लास्ट में रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, उसमें कौन सी चीज पूछी है। ठीक है, उसी के बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना। इसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कुछ-कुछ सम्स में कुछ-कुछ जगह पे हो सकता है कि आप अटक जाओ, तो टाइम देखते रहना। अगर कोई कैलकुलेशन नहीं आ रही है, आंसर मैच नहीं हो रहा है, कहीं भी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ज़्यादा उसमें टाइम नहीं देना है। टाइम देखते रहो, अगर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ो, उसके बाद लास्ट में जब टाइम बचे तो वापस से आके कर लेना। ठीक है? लेकिन ऐसा ना हो कि एक ही एडजस्टमेंट, एक ही किसी सम में आप फँस गए और 15, 20, 25 मिनट आपके कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है? उन चीज़ों का खास ध्यान रखना। लेट्स कम टू पेपर नंबर 2, ऑडिटिंग ऑडिटिंग एंड एथिक्स। सी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल सबसे डिफिकल्ट पेपर ऑडिट का ही रहता है। तो ऑडिट के लिए छोटी छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले चीज़ कीवर्ड्स की। सब बच्चों को लगता है कि सर आईसीएआई की प्रॉपर लैंग्वेज हमें याद रखनी पड़ेगी। द आंसर इज़ नो। सी
वर्ड टू वर्ड कोई याद नहीं रख सकता, हमें भी नहीं रखना है, लेकिन उसके कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं। सी ऑडिट एविडेंस, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल, ये जो कीवर्ड्स है, जैसे-जैसे आप जितना आप पढ़ोगे उतने आपको कीवर्ड्स याद रहेंगे। वही कीवर्ड्स हमें आंसर में यूज़ करने हैं, ठीक है? उसी कीवर्ड्स के आपको आंसर मिलेंगे। सेम लेंथी आंसर से मार्क्स नहीं मिलेगा। ये बीकॉम की एग्ज़ाम नहीं है कि आपने 1, 2, 3 पेजेज़ भर के आंसर दे लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएँगे, नहीं। सी अगर एक बच्चे ने सिर्फ़ 8 से 10 लाइन में आंसर लिखा है, लेकिन उसने प्रॉपर्ली कीवर्ड्स लिखे हैं, उसको प्रॉपर्ली हाइलाइट किया है, और अगर किसी बच्चे ने 1 या 2 पेजेज़ भर के आंसर लिखा है, तो भी जिस बच्चे ने 8 से 10 लाइन में लिखा है, भले उसका आंसर छोटा है, कंसाइज़ है, लेकिन उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो राइट द कॉन्सेप्ट विथ कीवर्ड एंड हाइलाइट, हाइलाइट करना मत भूलना। एंड सी हाइलाइट का मतलब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही आप हाइलाइट करेंगे, सर पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है तो हम पूरा क्वेश्चन ही हाइलाइट करके आ गए, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो कीवर्ड्स है सिर्फ उन्हीं को हाइलाइट करना है, प्रॉपर्ली स्पेसिंग रखना, प्रॉपर्ली बाइफरकेट करके रखना उसको, मतलब प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए। एग्ज़ामिनर को आपका आंसर पढ़ के अच्छा लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ, इस बच्चे को आता है, प्रॉपर्ली कीवर्ड्स लिखे, उसको हाइलाइट किया है। अगर आपने जो कीवर्ड्स उसको चाहिए, वो कीवर्ड्स उसको दिख गए, उसको हाइलाइटेड वो वर्ड्स दिख गए, तो वो वहीं पे आपके मार्क्स दे देगा। वो पूरा क्वेश्चन का आंसर आपका पढ़ेगा भी नहीं। लेकिन मान लीजिए कि आपने उसको जैसे कि नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि उसको पॉइंट वाइज़ में उसको बाइफरकेट करो, स्मॉल पैराग्राफ बनाओ। एक ही बड़ा-सा पैराग्राफ आपने लिख दिया है, ठीक है? उसमें मान लो कि आपने सब सही लिखा है, कीवर्ड्स भी है, लेकिन उस कीवर्ड्स को आपने हाइलाइट नहीं किया, एक ही पैराग्राफ में लिख दिया है, तो हो सकता है कि एग्ज़ामिनर उसको ढंग से ना पढ़े, ऊपर-ऊपर से पढ़ के उसको जितना कुछ दिखा, उसके हिसाब से आपको मार्क्स दे दे। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए उसको प्रॉपर्ली बाइफरकेट करो, प्रॉपर्ली हेडिंग दो, उसको स्मॉल के पैराग्राफ में बाइफरकेट करो, और जो भी कीवर्ड्स है उसको हाइलाइट करो, ठीक है? ताकि आपके कहीं पर भी मार्क्स ना कटे। अगर आपका आंसर सही है, तो आपको पूरे मार्क्स मिले। सी ऐसे नंबर हमें लिखने हैं, हाँ लिखने हैं, लेकिन तभी लिखने हैं जब आप 100% श्योर हो। अगर 1% भी आपको डाउट है तो ऐसे नंबर मत लिखना। सी अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है? अपने आपके कीवर्ड सही है, आपका एप्लीकेशन सही है, अगर कोई भी केस स्टडी का क्वेश्चन है, तो अगर आपका ऐसे नंबर आपने नहीं लिखा होगा, तो भी चांसेस है कि आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन सब सही होने के बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे नंबर गलत होगा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। और कटेंगे, तो वो चीज़ ना हो, इसलिए ऐसे नंबर तभी लिखना है जब आप 100% श्योर हो, ठीक है? For last paper strategic management, see for strategic management always remember application is more important than theory. अ, जैसे कि ज़्यादातर एसएम के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो कि कौन-सा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे क्वेश्चन है, उस कॉन्सेप्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन करो। ऐसा नहीं कि पूरा आपने आंसर में सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा है, उसमें जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में जो फैक्ट दिए उसको अप्लाई किया ही नहीं है। तो सबसे पहले छोटे से ब्रीफ में 1, 2, 3 लाइन में कॉन्सेप्ट लिखो, उसको अप्लाई करो, जो भी फैक्ट्स दिए और उसके ऊपर से अगर रिक्वायर्ड हो तो जो भी अगर पूछा हो तो उसका कंक्लूजन करो। ऐसे प्रॉपर्ली फॉर्मेट में प्रॉपर अप्रोच के साथ ही हमें आंसर करना है। सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट लिख दिया या फिर कॉन्सेप्ट नहीं लिखा, सीधा आपने जो क्वेश्चन में पूछा है वो उसी को सिर्फ अप्लाई कर दिया, ना कंक्लूजन लिखा, तो आपका आंसर सही होने के बावजूद आपके मार्क्स कट जाएँगे। वो चीज़ ना हो, इसलिए अभी से प्रॉपर्ली एक मेथड बनाओ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखो, अप्लाई करो उसको, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बाद कंक्लूजन लिखो, ठीक है? अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है ऐसे में, तो सबसे पहले प्रॉपर्ली उसको हेडिंग दो। जो भी जैसे आईसीआई के आंसर में होता है, हेडिंग दो, उसके अंदर जो भी कंटेंट है, इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप भर-भर के कंटेंट लिखते जाओ, नहीं। छोटा-सा कंटेंट लिखो, नो इश्यू, लेकिन जो कीवर्ड मेन है वो आने चाहिए। उसको प्रॉपर्ली कीवर्ड लिखो, उसको प्रॉपर्ली हाइलाइट करो। और एसएम में एग्ज़ाम्पल के बिना कुछ नहीं होता। सब जगह पे कोई छोटे से छोटा टॉपिक क्यों ना हो, आपको एग्ज़ाम्पल मिलेंगे। तो वो एग्ज़ाम्पल आपको जो भी याद हो, जो भी रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल उस टाइम पे आपको याद हो, 1, 2, 3 एग्ज़ाम्पल लिख के आओ, ठीक है? सी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर है जिसमें कोई भी फ्रेमवर्क या मॉडल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो वो सबसे पहले आंसर के स्टार्ट होने से पहले ही लिख दो। जैसे कि स्वॉट एनालिसिस का हो गया, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल का हो गया, बीसीजी मैट्रिक्स का हो गया, तो उसको जब आंसर आप स्टार्ट करो, उसके पहले एक हेडिंग बना के लिख दो, ताकि एग्ज़ामिनर को पता चलेगा कि हाँ, एटलीस्ट ये क्वेश्चन पढ़ के उसको पता तो चल गया कि किस कॉन्सेप्ट में से आंसर पूछा है, ठीक है? तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो आपके आगे का आंसर चेक करेगा, ठीक है?
For all these papers, some common things थी. Read complete paper in 15 minutes थी. नॉट मैं ऐसे रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज मैं करता वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी रहता है. तो मैं जो 15 मिनट रहती थी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ता था. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स जो बाकी के 5 क्वेश्चन होते थे वो पढ़ता था, और सबसे पहले डिसाइड करता कि कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं करना है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया. उसके बाद मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 एलिमिनेट किया, 2, 3, 4, 5 जो 4 क्वेश्चन है उसको प्रॉपर्ली मैं पढ़ूंगा. उसमें सबसे ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा जिसमें मुझे लगेगा ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अच्छे से आता है, मैं उसी से स्टार्ट करूंगा. काफी बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपलसरी है, एक ही क्वेश्चन अगर मैंने अच्छे से सॉल्व कर दिया तो मुझे 14-16 मार्क्स मिल जाएंगे. सी, पहला क्वेश्चन टफ भी होता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट भी होते हैं. ठीक है, तो वहां पे आपके अटकने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो चीज ना हो. अगर आप 100% श्योर हो, आपको अच्छे से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लास्ट में ही सॉल्व करना है, आपको अच्छे से आता हो अगर क्वेश्चन नंबर 1, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट वहां पे होते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन वो होता है, तो वहां पे आप ना अटको. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर हो तो लास्ट में सॉल्व करो, अगर आपको अच्छे से आता है तो यू कैन स्टार्ट विथ इट. ओके, ठीक, क्वेश्चन नंबर करने की बहुत छोटी चीज है, लेकिन कभी कभी हम जल्दी में पेपर सॉल्व करते हैं. हम सोचते हैं कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 करूंगा, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर देता हूँ, लेकिन ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिख के रखा है, 4 हमने मिटाया ही नहीं है. तो ये चीजें ना हो, इसलिए हमेशा आंसर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर को अच्छे से लिख के रखना कि हम कौन सा आंसर लिख रहे हैं उसके ऊपर वही क्वेश्चन नंबर होना चाहिए. ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका आंसर सही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरे मार्क्स चले गए. ठीक है, ट्राई टू अटेम्प्ट 100% पेपर, कहीं भी स्टक नहीं होना है. अगर कोई भी चीज है, डोंट पैनिक, अगर कहीं भी अटक गए हो, नो इशू. एक क्वेश्चन का आंसर गलत होने पर आप फेल नहीं हो जाओगे. ठीक है जी, सीए का पेपर है, ठीक है, हम सीए कोर्स कर रहे हैं, इसमें हमें पूरा पेपर आए ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, कहीं भी जगह अटक रहे हो, नो इशू, उसको वहीं पे छोड़ो, इनफ स्पेस छोड़ दो और आगे बढ़ो. ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन के आंसर की वजह से हमें पूरा पेपर नहीं बिगाड़ना है. लीव इनफ स्पेस बिफोर नेक्स्ट आंसर. सी, पूरा पेपर होने के बाद अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो प्रॉपर्ली उसको पढ़ो कि क्या क्या लिखा है. तो कभी कभी हो सकता है कि वापस से जब हम आंसर पढ़ते हैं तो लगता है कि एक दो चीजें और है जो लिख सकता हूँ, एक दो चीजें मिस हो गई, तो हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखने से पहले थोड़ी बहुत जगह हमेशा छोड़ के रखो, ताकि बाई चांस हमें बाद में कुछ याद आता है तो हम वहां पे लिख पाए. ठीक है, ऐसा ना हो कि हमें आता तो है, जो जरूरी भी है, लेकिन वो आंसर अटेम्प्ट करने के बाद वहां पे जगह ही नहीं है कि वो चीज हम लिख पाए. ठीक है, वो चीज ना हो इसलिए. कीप योर हैंडराइटिंग रीडेबल. सी, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की कोई जरूरत नहीं अगर आपके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है, नो इस, लेकिन रीडेबल होने चाहिए. प्रॉपर स्पेसिंग रखो, वर्ड्स के बीच में जगह रखो, प्रॉपरली उसको बाइफरकेट करो. ये सारी चीजों की वजह से एग्जामिनर पढ़ पाना चाहिए. ठीक है, सी, मार्क्स आपको तभी सबसे ज्यादा मिलेंगे जब एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ के खुश होगा, उस वो शांति से आपका पेपर सॉल्व कर पाएगा, उस मतलब सॉल्व कर मतलब अच्छे से मार्क्स दे पाएगा. ठीक है, अगर एग्जामिनर को अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है कि आपने एग्जैक्टली क्या लिखा है, अगर आपके हैंडराइटिंग रीडेबल नहीं है, आपने प्रॉपरली चीजों को बाइफरगेट नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपका आंसर सही होने के बावजूद आपके मार्क्स कट जाए. तो वो चीज ना हो, इसलिए प्रॉपरली अपने हैंडराइटिंग को रीडेबल रखो, प्रॉपरली स्पेसिंग रखो, और सभी चीज़ों को अच्छे से बाइफरकेट करके एक प्रॉपर अप्रोच के साथ आंसर सॉल्व करो. ठीक है? ओके. सो कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा या आपने कहीं सुना होगा कि मुझे आता तो था, मैंने लिखा भी था, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए. तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, your marks don't only depend on what you know, it's also depend on how you present what you know in those 3 hours. So डोंट जस्ट प्रिपेयर टू नो द आंसर, ऑल्सो प्रिपेयर टू प्रेजेंट द आंसर. आपको आंसर कितना ही अच्छे से क्यों ना आता हो, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, अगर एग्जामिनर जो आप बताना चाहते हो वो अगर नहीं समझ पाया, तो शायद हो सकता है कि जो मार्क्स आप डिजर्व करते हो वो मार्क्स आपको ना मिले. तो वो चीज आपके साथ ना हो, इसलिए वीडियो में जो भी चीजें बताई गई है वो आप अच्छे से फॉलो करना. उसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. इवन मैंने जो नोट्स यूज किए थे वीडियो में, वो भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टिल देन, लर्न स्मार्ट, स्कोर मोर.